हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइज लर्निंग। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम पाइथन की पांचों यूनिट का एक ग्लैंस पर रिवीजन देखेंगे। इससे क्या है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, जो आपने पहले पढ़ा होगा, वो एक बार में आपके दिमाग में आ जाएंगे। एंड ये वीडियो मैंने बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट रखने का ट्राई किया है, जिसमें आपकी पांचों यूनिट ओवरऑल कवर हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बस आपके दिमाग में चला जाएगा और आपको एग्जाम में ईजी होगा रिविजन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए आगे चलते हैं। सबसे पहले वाई पाइथन कि हम पाइथन को यूज क्यों करते हैं। इट इज सिंपल, इट इज पावरफुल, इट इज वर्सेटाइल। ठीक है, व्हाट इज पाइथन? अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जनरल पर्पस है, इंटरप्रेटर यूज करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको गाइडो वेन रोसम ने बनाया था 1985 से 1990 के बीच में। ठीक है, इसके की फीचर्स: रीडेबिलिटी, इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है। मेंटेनेबिलिटी, क्लीन कोड रहता है बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज जैसा। स्केलेबिलिटी, जब चाहे आप छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो या बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप वेबसाइट्स बना रहे हो या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना रहे हो या एआईएमएल का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये हमेशा स्केलेबल होता है। रिच इकोसिस्टम, एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक जीयूआई प्रोग्रामिंग। अगर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग बनाना है, अच्छा जीयूआई बनाना है, अच्छा यूआई बनाना है, तो भी आप पाइथन को यूज कर सकते हो। इट इज लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। द पाइथन एडवांटेजेस एंड डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल साइकिल है एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जैसे एक एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, पहले वो टेस्ट होगा, फिर स्टॉप होगा, फिर एडिट प्रोग्राम होगा, फिर रिकम्पाइल कोड होगा, फिर डीलिंग द एग्जीक्यूटेबल होगा। लेकिन पाइथन जो है वो थोड़ा ज़्यादा ईजी है। स्टार्ट करेगा एप्लीकेशन को, टेस्ट करेगा, फिर एडिट करेगा प्रोग्राम कोड को और फिर स्टॉप कर देगा। तो उसमें इतना सब कुछ झमेला नहीं होता है। ठीक है, रूल्स फॉर लैंग्वेज, सिंटैक्स, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। सबसे पहली चीज, इंडेंटेशन इज एवरीथिंग। ठीक है, जैसे सी सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज में हम ये करली ब्रेसेस यूज करते हैं, है ना। ये वाले जो ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं उसके अंदर ब्लॉक में लिखते हैं, लेकिन पाइथन में हमें वो सारा कुछ नहीं होता है। हम ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाइथन यूजेस वाइट स्पेसेस नॉट ब्रेसेस, जिसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। टू डिफाइन कोड ब्लॉक्स, फंक्शंस, क्लास, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इंडेंटेशन डिटेक्ट्स द स्कोप एंड ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि इंडेंटेशन डिफाइंस इफ ब्लॉक्स। यहाँ पे क्या है कि हमने एक इफ ब्लॉक लगाया हुआ है और ये देखो हमने 4 स्पेस दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम सी सी प्लस प्लस में होते तो हम यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस यूज करते, बट पाइथन में हमने इंडेंटेशन यूज किया है। ठीक है, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। एंड आइडेंटिफायर इज अ नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन और क्लास। यानी कि आइडेंटिफायर कोई भी वेरिएबल का, फंक्शन का या क्लास का नेम हो सकता है। ये आइडेंटिफायर वो नेम होता है जिससे हम किसी भी फंक्शन को, क्लास को या वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर, यानी कि बस या लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। और उसके आगे आप लेटर्स को यूज कर सकते हो, नंबर्स को यूज करते हो, नंबर स्कोर्स, अंडरस्कोर्स को यूज कर सकते हो। एंड केस सेंसिटिव होता है, यानी कि आप अगर बोल्ड लेटर्स में अमन लिखते हो और स्मॉल लेटर्स में अमन लिखते हो तो दोनों में डिफरेंस है। इट कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड इफ फॉर क्लास, यानी कि जो पाइथन में ऑलरेडी जैसे इफ है, ये कीवर्ड है, आप इस नाम का कोई नहीं बना सकते हो कोई भी आइडेंटिफायर। ठीक है, variables, think of them as a reserved memory locations or labels used to store values. When a variable is created, the interpreter allocates memory based on its data type. Basically वही कि कंटेनर्स जैसे होते हैं, आपको जैसे a इज इक्वल टू 5 लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे जो a है ये वेरिएबल है, ये इसका कंटेनर है। और ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इसीलिए इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है सी की तरह कि यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़े कि ये आपका टाइप क्या है। जैसे इंट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है सी में कि इंट ए, फ्लोट ए। पाइथन में नहीं लिखना पड़ता, बिकॉज इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। वो अपने आप पता कर लेती है कि मतलब क्या वेरिएबल का टाइप क्या है। अब द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन पाइथन। ठीक है, ये है हमारा जो ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे हमने यूनिट 3 में देखे थे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हमारे नंबर्स, बेसिक नंबर्स। नंबर्स के भी फिर फर्दर 3 टाइप्स आ जाते हैं मेन जो हैं: इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर यानी कि 10, 20। ठीक है, ये आ गया हमारा इंटीजर। उसके बाद फ्लोट नंबर्स, जब हम डेसिमल में वैल्यूज लेके आते हैं तो हम फ्लोट यूज करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करते हैं तो हम वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिंग, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज फॉर टेक्स्ट। यानी कि जब हमें टेक्स्ट मैसेज लिखना होता है तो हम स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग डबल कोट में या सिंगल कोट में
इनक्लोज्ड होती है, जैसे यहाँ पर है, ये डबल कोट में है। ये सिंगल कोट में भी आप लिख सकते हो, दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। अगला है लिस्ट। हमने अपने वन शॉट में इसको इन डिटेल देखा था, यहाँ पे हम ओवरऑल देखेंगे। एन ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल कलेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसके लिए, म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये स्टार्ट होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से, और ये ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड म्यूटेबल, एंड कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टोर कर सकता है, यानी कि ये देखो, ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, ये बूलियन है। ठीक है। अगला है टपल। टपल की पहचान ये बनता है हमारा सिंपल पैरेंथेसिस के हेल्प से। अब जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है इम्यूटेबल कलेक्शन, लिस्ट म्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल। मतलब कि ये आप रन टाइम में आप इसको चेंज नहीं कर सकते इसकी वैल्यूज को। यहाँ पे 1 एप्पल और 3.14 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे यही रहेगा। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है टपल और लिस्ट का। नेक्स्ट इज डिक्शनरी एंड अनऑर्डर्ड। ये अनऑर्डर्ड होती हैं, ये दोनों ऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड है। एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पे क्या होता है कि आप नॉर्मल स्टोर करते जाते हो, यहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर्स देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम, ये की हो गई, इसकी वैल्यू एलाइस, एज और इसकी वैल्यू 24, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल कॉमा। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। द एक्शन वर्ड्स ऑफ योर कोड। ठीक है, इसका मतलब क्या आप देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे, जब हमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी होती है तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। जैसे कि अब आपको एडिशन करना है 3+2, तो आप ये करोगे, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये होता है हमारा रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलस, ये होता है हमारा एक्सपोनेंट के लिए, ये होता है हमारा फ्लोट डिवीजन के लिए। अगले आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जब हमें कोई वैल्यू असाइन करनी हो, जैसे a इज इक्वल टू 2 हो गया, या a प्लस इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी कि a की वैल्यू 3 से बढ़ा दो, या a माइनस इज इक्वल टू हो गया कि a की वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है। फिर आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, डबल इक्वल टू, ये चेक करने के लिए कि a इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या a की वैल्यू 3 है, नॉट इक्वल टू, कि क्या a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है, या ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड, एंड का मतलब होता है कि क्या ए और बी दोनों की वैल्यू ट्रू है। ठीक है, यहां पे आता है एंड। और का मतलब क्या ए और बी दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू ट्रू है। एंड नॉट, क्या ए और बी दोनों की वैल्यू ट्रू नहीं है। ठीक है, ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पे हम अपना लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हम देख सकते हो, यहाँ पे 5+2 का 7 आ गया, असाइनिंग वैल्यू x इक्वल टू 5 हो गया, कंपेयर टू वैल्यूज, यहाँ पे हमने x को 5 से कंपेयर किया है, जिसकी वैल्यू ट्रू आई है। और यहाँ पे हमने लॉजिकल में देखा कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि x की वैल्यू क्या, x ग्रेटर देन 3 है एंड y ग्रेटर देन 10 है, सॉरी स्मॉलर देन 10 है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा एंड लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू आएगा। जबकि अगर यहाँ पे और लगा होता, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होता, तो वो ट्रू रिटर्न कर देता। अब बात करते हैं लूप्स की, सॉरी कंडीशनल्स की, कंट्रोलिंग द फ्लो, मेकिंग डिसीजंस विद कंडीशंस, यानी कि ये हमारा डिसीजन मेकर है कोड का। ठीक है। सबसे पहले इसका लॉजिक देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग का। इन पाइथन डिसीजन स्ट्रक्चर्स evaluate एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस ट्रू और फॉल्स आउटकम्स, डिटरमाइनिंग विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। जैसे कि अब इस फ्लो चार्ट को देखो, ये एक प्रोग्राम है जो कि यहाँ बना हुआ है। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। अगर आप एग्जाम में इस तरह से प्रेजेंट करते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आएँगे। ठीक है? एग्ज़ामिनर को अच्छा लगता है जब आप विजुअली प्रेज़ेंट करते हो चीज़ों को तो। ठीक है? कोड लिखना वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है और आप फ्लो चार्ट और बना के आते हो, आउटपुट लिख के आते हो प्रोग्राम का, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं क्या है। एक हमारा वेरिएबल है स्कोर नाम से 85, ये एक इंटीजर को स्टोर किया हुआ है। इफ स्कोर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 90 के, देन प्रिंट करो कि ये क्या है हमारा, ए। अगर 80 है तो बी, 70 है तो सी, वरना बच्चा फेल हो गया है। प्रिंट योर ग्रेड। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। एंड क्योंकि हमने यहाँ पे 85 दिया हुआ, तो 85 हमारा इस लाइन में आता है, इसीलिए हमारी जो ग्रेड है यहाँ पे, थोड़ी भसड़ मच गई है, यहाँ पे साफ कर देते हैं। जो हमारी ग्रेड है यहाँ पे ये बी आई है। ठीक है। अब यहाँ जरा फ्लो देख लेते हैं। क्या स्कोर 90 से बड़ा है? अगर ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स है तो ये नीचे आ जाएगा। अब चेक करेगा कि यह ट्रू है, जो कि हमारे केस में ट्रू था, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी।
अगर ये कंडीशन जैसे यहाँ पे 75 होता, तो ये फर्दर फिर ये नीचे जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे केस में ये प्रिंट होगा, ठीक है? इस तरह से ये पूरा कंट्रोल फ्लो जाता है। अब बात करते हैं लूप्स की, ठीक है? ये ऑटोमेशन में बहुत हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइल लूप को। एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलते रहेंगे। आइडल फॉर व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट बिफोर हैंड, ठीक है? अब सिंपल सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं। हमने कंडीशन दी है, अगर ट्रू है तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। सबसे पहले कंडीशन चलेगी, ट्रू है तो चलेगा, फिर वापस आएगा, फिर कंडीशन देखेगा, ट्रू है, फिर चलेगा, फिर वापस आएगा, फिर जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये इसके बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, काउंट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है? जब तक काउंट 5 से छोटा है या बराबर है, तो प्रिंट करो काउंट को और काउंट को 1 से बढ़ाते रहो, ठीक है? तो सबसे पहले काउंट 1 होगा, ठीक है? जब काउंट की वैल्यू 5 से छोटी है, जैसे कि यहाँ पे अभी है, सबसे पहले क्या हमारा प्रिंट होगा 5, ठीक है? सॉरी, सबसे पहले प्रिंट होगा 1, उसके बाद काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि अब काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, यानी कि अब काउंट की वैल्यू होगी हमारी 2। तो अब वो फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर चेक करेगा कि क्या काउंट की वैल्यू ग्रेटर लेस देन 5 है, जो कि यहाँ है, तो फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही फिर से यहाँ पे आके वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 3 हो जाएगी, फिर ही ऊपर जाएगा, फिर अब काउंट की वैल्यू 3 है। अब चेक करेगा कि क्या क्या काउंट जो है हमारा वो 5 से छोटा है, जो कि है, फिर प्रिंट होगा। ऐसे 3 होगा, 4 होगा, फिर जैसे ही 5 पहुंचेगा, तो व्हाइल काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू 5 है, अब हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर चुकी है, यानी कि काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू 5 है, प्रिंट काउंट 5 होगा और जैसे ही उससे ऊपर जाएगा, जैसे ही 6 पहुंचेगा, क्योंकि काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये प्रोग्राम यहीं की यहीं एंड हो जाएगा, एंड 1 2 3 4 5 ये प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है? ये होता है हमारा व्हाइल लूप। अब बात करते हैं फॉर लूप की। इटरेट्स ओवर अ सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। बेसिकली जब हमें कोई स्ट्रिंग, टपल या लिस्ट के संग हमें खेलना हो, तो हम फॉर लूप्स को यूज करते हैं और ये बहुत आइडल होता है। कभी कभी छोटे प्रोग्राम बनाने के लिए फॉर लूप्स बहुत यूजफुल हो जाते हैं। आइडल फॉर प्रोसेसिंग ईच आइटम इन अ कलेक्शन, ठीक है? यूज यूज रेंज फंक्शन, ठीक है? रेंज फंक्शन मैंने अपने वन शॉट में कवर किया हुआ है, अगर आपको इन डिटेल देखना है इसमें जा सकते हो। बाकी ऊपर बता देता हूँ कि रेंज फंक्शन जब हम लगाते हैं तो हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। आई कोई भी हमारा वेरिएबल हो सकता है, ए भी लिख सकते हो आप, बादल लिख सकते हो वेरिएबल में, कुछ भी लिख सकते हो। फॉर आई इन रेंज, एंड रेंज में स्टार्ट दोगे, स्टॉप दोगे एंड स्टेप दोगे। स्टार्ट का मतलब कि आपकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होनी है, स्टॉप कहाँ पे स्टॉप होना है। अगेन स्टार्ट को इंक्लूड किया जाता है, स्टॉप को एक्सक्लूड किया जाता है, एंड स्टेप होता है हमारा कि आपको कितने जो स्टेप है वो स्किप करने हैं, टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर लूपिंग, ठीक है? अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। लूपिंग ओवर अ लिस्ट फॉर आई इन एप्पल, बनाना एंड चेरी, ये हमारी एक लिस्ट है। अब फॉर फ्रूट इन एप्पल, बनाना, स्ट्रिंग, प्रिंट फ्रूट। तो अब यहाँ पे पता क्या होगा, सबसे पहले फ्रूट की वैल्यू होगी एप्पल, एप्पल प्रिंट हो जाएगा, फिर फ्रूट की वैल्यू होगी बनाना, फिर बनाना प्रिंट हो जाएगा, फिर फ्रूट की वैल्यू होगी चेरी, फिर चेरी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तीनों आइटम्स प्रेजेंट हो जाए प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। ग्रुपिंग विद रेंज, ठीक है? अब हमें जब रेंज फंक्शन को यूज करना है तो फॉर आई इन रेंज, जो मैंने यहाँ लिख के दिखाया था, को दिखा नहीं था क्लियरली, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6 तक। तो अब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कमेंट देगा कि नंबर 1 थ्रू 5, क्योंकि 1 जो है वो हमारा इंक्लूडेड है, 6 है वो एक्सक्लूडेड है, इसीलिए 1 टू 5 ही प्रिंट होंगे। प्रिंट आई एंड ये। अब देखो क्या होता है कि जब हम लूप्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमारे अपने आप ऑटोमेटिकली न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाता है। तो जब आप एंड इज़ इक्वल टू ये कर देते हो ना, कि जब आप यहाँ बता रहे हो कि हमें जो एंड करना है, वो कैसे करना है? ऐसे करना है एक स्ट्रिंग से। तो आपके जो स्ट्रिंग है उसके बीच में गैप आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू प्रिंट होगी तो वो अगर आप ये नहीं लगाते तो आपकी वैल्यू प्रिंट होती ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अब जो आपने ये लगा दिया तो आपकी वैल्यू आएगी 1 स्पेस देके 2 स्पेस देके 3 स्पेस देके 4 स्पेस देके 5। हम बहुत सारे स्टार पैटर्न्स वगैरह भी करते हैं, वहाँ पे ये हमारा बहुत यूज़ होता है, ठीक है? पावर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ठीक है? अब अब सबसे पहले तो आप ये चार्ट देख लो, ठीक है? चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर आप भूल जाते हो कि
आपको इस स्ट्रिंग को आइटरेट कैसे करना है, तो ये चार्ट आपको बहुत यूज़ होने वाला है। ये मैं आपको बताऊँगा कैसे अभी। देखो, सबसे पहले हम स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग देख लेते हैं। एक्सेसिंग अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। एक मैसेज है सबसे पहले, हेलो वर्ल्ड। अब हम कह रहे हैं कि मैसेज का 0th इंडेक्स पे जो कुछ भी है वो प्रिंट कर दो। अब इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है? ये बात आपने मेरे से वन शॉट में भी सुनी होगी कि पाइथन में जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे वो बता रहा है पाइथन 0, y1, t2, h3, 4, 5, यानी कि जब आप पॉजिटिव इंडेक्स में चलोगे तो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन जब आप नेगेटिव इंडेक्स से चलोगे तो आपका -1 से स्टार्ट होगा। तब ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप -1 प्रिंट करोगे तो n प्रिंट होगा, 0 प्रिंट करोगे तो p प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे -1 से स्टार्ट होगा ये। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने की, ठीक है? तो वापस से अपने एग्जांपल पे आते हैं। मैसेज 0 यानी कि 0th इंडेक्स पे जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा, h प्रिंट हो गया। अब ये कह रहा है कि 7 से लेकर 12 तक जो भी है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 हो गए। अब 7 से हमें स्टार्ट करना तो है, वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब 12 तक जाना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ तक आ गया। लेकिन 12 तो हमारा एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लेमेटेशन तो हमारा प्रेजेंट होगा नहीं, तो हमारा वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। वहीं अब मैं कह रहा हूँ कि 2 कॉलन लगा दिए एंड दोनों आइटरेशन को मैंने स्किप कर दिया, बस मैंने माइनस का काउंटर लगाया है। तो क्या होगा, ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये रिवर्स हो जाएगी। देखो, पूरी स्ट्रिंग है रिवर्स हो गई। तो जब हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो कि हम बार-बार यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं हमारे एकेटीयू के एग्ज़ाम में। ट्रांसफॉर्मिंग एंड एनालाइजिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है? देखो, यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड था, ये स्मॉल लेटर्स में है, बस पहला-पहला लेटर कैपिटल है। लेकिन जब हमने मैसेज डॉट अपर किया, तो ये पूरा कैपिटलाइज़ हो गया। तो जब हम मैसेज डॉट अपर करते हैं, तो पूरा जो हमारी स्ट्रिंग होती है, वो कैपिटलाइज़ हो जाती है। मैसेज डॉट स्प्लिट, ये, यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है, जहाँ पे भी ये मिले आपको, जहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिख जाए, एक कॉमा और स्पेस, वहाँ पे आप स्प्लिट कर दो। तो क्या होगा, हमारा जो कॉमा और स्पेस है, वो यहाँ पर है। तो हेलो और वर्ल्ड ये स्प्लिट हो गया और एक लिस्ट में स्ट्रिंग बन के स्टोर हो गया। एक होता है हमारा डॉट जॉइन फंक्शन। डॉट जॉइन क्या करता है कि जो ये कह रहा है कि स्पेस से जॉइन कर दो हेलो को और पाइथन को, इन 2 स्ट्रिंग्स को। तो अब इसने स्पेस को यूज़ करके जॉइन कर दिया हेलो और पाइथन को और उसको सिंगल स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है? जब आपको लेन देखनी है किसी भी स्ट्रिंग की, तो आप सिंपली लेन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। मैसेज में मतलब लेन फंक्शन यूज़ करो, वहाँ पे जो भी आपको स्ट्रिंग है उसका वेरिएबल डालो, वो आपको बता देगा कि इसका जो काउंट है वो कितना है, ठीक है? इनके हमारे केस में है 13। अब वर्सेटाइल कनेक्शंस, द पावर ऑफ लिस्ट, ठीक है? तो थोड़ा-सा लिस्ट को इन डेप्थ देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले डेफिनेशन, लिस्ट आर ऑर्डर्ड, ठीक है? हमेशा चिल्लाता हुआ आया हूँ, म्यूटेबल, इस वर्ड को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में लेके जाना, म्यूटेबल, ठीक है? म्यूटेबल का मतलब है कि चेंजेबल, लिस्ट आर चेंजेबल, और यही वर्ड लिख के आना है आपको एग्ज़ाम में। अगर आप एग्ज़ामिनर ने देख लिया ऑर्डर्ड म्यूटेबल, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे डेफिनेशन में। कलेक्शंस दैट कैन होल्ड आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है? कुछ की ऑपरेशंस, डॉट अपेंड करोगे आइटम को, तो लास्ट में आपका जो आइटम है वो ऐड हो जाएगा। रिमूव करोगे, आइटम का नाम डालो और डॉट रिमूव कर दो, तो वो जो आइटम है वो रिमूव हो जाएगा। स्लाइसिंग करनी है, तो बस जैसे हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं, जैसे 1 से लेके 4 तक, माई लिस्ट को आपको आइटरेट करना है, तो जो एलिमेंट हो गए 1 से लेके 4 तक वो आ जाएँगे और एक नई लिस्ट बन जाएगी, ठीक है? कॉनकैटिनेशन, अगर आपको 2 लिस्ट को मिलाना है, तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करो, वो कॉनकैटिनेट हो जाएगी। अब पाइथॉनिक वे, ठीक है? मतलब अब पाइथन अलग कैसे और लैंग्वेजेस से, इसे हम कहते हैं पाइथॉनिक वे, पाइथॉनिक सुपर पावर। लिस्ट कंपैरिजन, लिस्ट कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और बहुत यूज़फुल भी है। कंसाइज़ वे टू क्रिएट लिस्ट, यानी कि एक हो गया हमारा लॉन्ग ट्रेडिशनल वे, एक हो गया हमारा कंसाइज़ वे, जब हमको छोटा-मोटा काम करना हो, ठीक है? तो ये हमारा ट्रेडिशनल वे है सबसे पहला। हमने क्यूब्स करके एक वेरिएबल बनाया, फॉर आई इन रेंज 11 क्यूब्स डॉट अपेंड आई इनटू 3, ठीक है? ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल वे। पाइथॉनिक वे को देख लेते हैं। तो देखो, फॉर आई इन रेंज 11, फॉर आई इन रेंज 11, ठीक है? ये हो गया पार्ट 1। क्यूब्स डॉट अपेंड आई इनटू 3, आई इनटू 3, ठीक है? और ये क्यूब्स जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है?
तो देखा हमारा जो 4 लाइन का कोड है, वो 1 लाइन में हमारा सिमट गया। दिस इज़ हाउ लिस्ट कंपैरिजन वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ पाइथन इज़ सो पावरफुल। डेटा परसिस्टेंस, रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फाइल्स, यानी कि फाइल की रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा फाइल है तो होता है, उसको आप रीड मोड में, राइट मोड में और अपेंड मोड में खोल सकते हो। रीड मोड हमारा डिफ़ॉल्ट मोड होता है, ठीक है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम फाइल्स होती है जब आपको हमें परमानेंटली डेटा को स्टोर करना होता है, कोई आईओ ऑपरेशन करने होते हैं डेटा के साथ, तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जब हम आर मोड में खोलते हैं, तो रीडिंग मोड में खुल जाता है एंड एरर देगा अगर फाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती है तो। राइट में अगर खोलोगे, तो राइटिंग मोड में खुल जाता है। अगर फाइल एग्ज़िस्ट करती है, तो वो पूरी फाइल का जितना भी डेटा है वो ट्रंकेट कर देगा, यानी कि डिलीट कर देगा। एंड अगर वो फाइल जो है वो एग्ज़िस्ट नहीं करती होगी, तो उसको बना भी देगा। लेकिन जो अपेंड होता है वो क्या करता है कि जो लास्ट, जो जैसा नाम भी कह रहा है अपेंड करना, यानी कि लास्ट में एंड में कुछ ऐड कर देना। तो जो भी आपका डेटा पड़ा होगा ऑलरेडी अपनी फाइल में, उसके आगे अपेंड करना स्टार्ट कर देगा। एंड अगर ये फाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती है, तो वो क्रिएट कर देगा। अब जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, अब नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में क्या है, आपको फाइल डॉट क्लोज़ लिखना पड़ेगा ताकि आपकी जो ओपन जो की है फाइल वो क्लोज़ भी हो जाए। लेकिन जो विद स्टेटमेंट है, वहाँ पे आपको फाइल को मैनुअली क्लोज़ नहीं करना पड़ता है एंड मोस्टली जगह आपको यही यूज़ होता हुआ मिलेगा। It is recommended to use with statement when opening files. This ensures that the file is properly closed after its suits finish, even if the exception is raised. ठीक है? The with statements handle closing the file automatically. जो मैंने भी बताया था आपको। सिंटैक्स आपका ये है, हमने यहाँ पे ट्राई स्टेटमेंट लगाया हुआ है, जो कि ट्राई कर रहा है कि ऐसा करके देखो, ट्राई विद ओपन ये एस फाइल एग्जाम्पल ऑफ टीएक्सटी इन राइट मोड एस फाइल एज इन रीड मोड एस फाइल, ठीक है? कंटेंट हो गया हमारा फाइल डॉट रीड एंड प्रिंट कर दिया हमने कंटेंट। अब यहाँ पे हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर ली, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, यानी कि फाइल नॉट फाउंड का एरर दे दो और प्रिंट कर दो फाइल नॉट फाउंड, ठीक है? बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा आपके। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये, तो आप हमारा पाइथन का यूनिट 4 का वन शॉट को देखें जाके, ज़्यादा बड़ा नहीं किया हुआ है, काफ़ी इजीली आप समझ में आ जाएगा आपके। फाइल आईओ इन प्रैक्टिस, ठीक है? ये कुछ फंक्शंस हैं फाइल आईओ के, जो कि हम देख लेते हैं इनका कोड और सिंटैक्स। सबसे पहले डॉट रीड, जब हम कंटेंट को खोलते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन होता है कंटेंट को रीड करने का, वो होता है डॉट रीड वाला। ये क्या करता है कि जो पूरा कंटेंट होगा फाइल में, उसको एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे देता है। अब ये स्मॉल फाइल्स के लिए तो ठीक होता है, लेकिन जब आपकी फाइल बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है रीड लाइन, ठीक है? ये क्या करता है कि लाइन बाय लाइन फाइल्स को रीड करता है, ठीक है? एक बार में एक लाइन पढ़ेगा। अब जो रीड लाइन्स होता है, ये हो गया हमारा रीड लाइन। रीड लाइन्स जो होगा, वो क्या करेगा कि जितनी भी लाइन्स हैं, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। हर लाइन को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा एंड आपको लिस्ट में उसका आउटपुट दे देगा, ठीक है? जब हमें फाइल राइट करनी है, तो हमारे पास मेनली 2 मोड होते हैं, राइट, ठीक है? राइट करके क्या होगा, देखो एग्ज़ाम्पल में समझते हैं। विद ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी एज़ डब्ल्यू, मतलब राइट मोड में हमने खोला, एज़ एफ खोला और एफ को हमने राइट किया, मतलब इस जो फाइल है उसमें हेलो फाइल, ये जो स्ट्रिंग है वो राइट कर दो। मेक श्योर जो हम राइट करेंगे वो सिर्फ़ स्ट्रिंग ही राइट होगी, ठीक है? स्ट्रिंग मोड में ही राइटिंग होती है। अब राइट लाइन्स जो होता है, राइट लाइन्स वही जैसे रीड लाइन्स करता है कि स्ट्रिंग में हमें आउटपुट देता है लिस्ट बना के, वैसे ही हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में हम आप इसको इनपुट देते हैं लिस्ट बना के, ठीक है? मेक श्योर कि लास्ट में आप स्लैश एन लगाओ, जिससे आपको एक इनलाइन, मतलब जो इससे पता चलता है कि जो अगली लाइन में जाना है कैरेक्टर, स्लैश एन जब हम लगाते हैं तो, ठीक है? हमने लाइन्स वर्क करके एक लिस्ट बनाई है जहाँ पे हमें पहला आइटम दिया है, दूसरा आइटम दिया है विद ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी एज़ ए मोड, अपेंड मोड में हमने खोला और एफ नाम के वेरिएबल में खोला एंड एफ डॉट राइट लाइन्स लाइन, ठीक है? अब यहाँ से आ गई हमारी 5वीं यूनिट। इसमें आपकी लाइब्रेरीज़ हैं, मोस्टली सब लाइब्रेरीज़ ही हैं। इसमें एक-एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा नमपाई। नमपाई हमारी यूज़ होती है साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है? जितनी भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, वो नमपाई को बहुत यूज़ करते हैं। आज भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है? जितने भी साइंटिफिक कंप्यूटिंग होती है, इन सब में यूज़ होता है, ठीक है? डेफिनिशन देखो, फाउंडेशनल लाइब्रेरी फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन, ठीक है? बता दिया था मैंने आपको भी। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज़ एंड मैट्रिक्स। जब आपको मैट्रिक्स ऑपरेशन करना हो, बहुत यूज़फुल होती है, ठीक है? एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। अलोंग विथ हाई लेवल मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है? मोस्टली आपको इसमें सारे मैथमेटिकल फंक्शंस मिल जाएँगे, ठीक है? कोर ऑब्जेक्ट, एनडी अरे, ठीक है? इसका जो ऑब्जेक्ट टाइप होता है, इसका जो डेटा टाइप होता है, वो होता है एनडी अरे।
which is far more memory efficient and performant for numerical operation than Python's built-in list. अब ND array क्या होता है, वो लिस्ट जैसा ही, जैसे आप यहाँ पे देखो np.array, इसमें हम क्या करते हैं, हम array बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, import numpy किया as np, यानी कि हम जब भी अब numpy को यूज करेंगे हम np बोल के करेंगे। हमने क्या किया, 1D array बनाया फ्रॉम अ लिस्ट। आप चाहो तो नॉर्मली भी यहाँ 1 2 3 4 5 कर सकते हो लिस्ट बना के, लेकिन वो इतना मेमोरी एफिशिएंट नहीं होगा जितना एरे होता है। तो हमने क्या किया, ARR इज इक्वल टू NP, हम इसको यूज कर रहे हैं, डॉट एरे, इसका जो एरे वाला फंक्शन है हम यूज कर रहे हैं, और हमने सबसे पहले पैरेंथेसिस दिया, उसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया, उस स्क्वायर ब्रैकेट में हमने एलिमेंट्स दिए, हमने प्रिंट किया, तो हमारा ये ND एरे प्रिंट हो गया। ठीक है, आप कहोगे कोई लिस्ट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जब आप ऑपरेशंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या डिफरेंस था। अगला है हमारा पांडास। ठीक है, ये होता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए बहुत यूजफुल होता है। इट प्रोवाइड्स फास्ट फ्लेक्सिबल एक्सप्रेसिव डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर वर्किंग विद रिलेशनल एंड लेबल डेटा। जब आपका रिलेशनल डेटा हो और लेबल डेटा हो तब इसमें काम करने में बहुत मजा आता है। कोर ऑब्जेक्ट, डेटा फ्रेम, इसमें क्या होता है, डेटा फ्रेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डेटा फ्रेम को यूज करके हम इसमें सारा काम कर रहे होते हैं। अ 2D लेवल डेटा स्ट्रक्चर विद कॉलम्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट टाइप्स सिमिलर टू स्प्रेडशीट और एसक्यूएल टेबल। डेटा फ्रेम क्या होता है, इस लाइक जैसे आपने MS एक्सेल खोला होगा ना, इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे मतलब ऐसे टेबल्स बनी होती हैं। ठीक है, तो इन टेबल्स को ही यहाँ पे हम कहते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, इम्पोर्ट पांडाज SPD, लाइन थोड़ी टेढ़ी खिंच गई। हाँ, तो इम्पोर्ट पांडाज SPD। ठीक है, अब क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ डिक्शनरी। अब हमने एक डिक्शनरी को बोल के डेटा फ्रेम बनवाया। अब देखो कैसे बना। सबसे पहले हमने डेटा का लेबल दिया। डेटा का लेबल क्या है हमारा, नेम। ठीक है, वैल्यू क्या है, एलाइस बॉब एंड कैरोल। यहाँ पे एज दूसरा कॉलम में, और ये इसकी वैल्यू हो गई। अब डीएफ करो, एक नया वेरिएबल बनाओ, पांडास डॉट डेटा फ्रेम। जैसे हम यहाँ पे एरे यूज कर रहे थे, वहीं हमने पीडी का डेटा फ्रेम वाला पार्ट यूज किया है, और डेटा को रेंडर कर दो। अब देखो रेंडर होके क्या मिलेगा, आप नीचे देखो इसका आउटपुट। सबसे पहले जो हमारा नेम और एज है, ये हेडिंग बन गई, और जो उसका वैल्यू है एलाइस बॉब और कैरोल, ये हमारा जैसे हम एक्सेल में डेटा में आ जाता है एलाइस की, और जो एज है ये आ गया हमारा रो नंबर 1 में, ये आ गया हमारा 2 में, ये आ गया हमारा 3 में, ये आ गया हमारा 3 में। ठीक है, एक बार आई वुड सजेस्ट के थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ हुआ क्या है। अब चलते हैं हम मैटप्लॉटलिब की तरफ, जो कि हमारी थर्ड लाइब्रेरी है। देखो ये जो यूनिट है ना, ये मेजरली 2 पार्ट में आती है। ठीक है, जो हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से हमारे 2-2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब सेक्शन सी जो होता है उसमें हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमारी जो यूनिट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक साइड आपसे पूछा जाएगा मैटप्लॉटलिब, पांडास और नमपाई। दूसरी साइड आपसे पूछा जाएगा टीके इंटर के बारे में, जो कि आपका GUI है। ठीक है, तो आप थोड़ा इस तरह से प्रिपेयर करके जाएँ कि या तो आप इन तीनों को अच्छे से कर लें। आई मीन अगर आपको इस यूनिट में स्कोर करना ही करना है, एटलीस्ट आप सोच रहे हो कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप उसमें से अटेम्प्ट कर ही लो, तो आप दोनों में से कोई एक पार्ट तो करके ही जाएँ। या तो ये तीनों लाइब्रेरी, या फिर टीके इंटर अकेली वो लाइब्रेरी। ठीक है, और वैसे तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा ही पढ़ के जाएँ, ये तो बस मेरा अपना एक इनसाइट है जितना मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो चलो आगे मैटप्लॉटलिब भी देख लेते हैं। अब मैटप्लॉटलिब क्या करता है कि हमारा चार्ट बनाने में काफ़ी यूज़फुल होता है, जैसे लाइन प्लॉट। ठीक है, शोइंग ट्रेंड ओवर कंटीन्यूअस डेटा। अब यहाँ पे क्या है कि जब आपको ग्राफ बनाने हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया और numpy को इंपोर्ट किया। हमने एक सैंपल डेटा दे दिया, x इक्वल टू numpy डॉट एरे, y इक्वल टू numpy डॉट एरे। ठीक है, अब plt डॉट प्लॉट, प्लॉट करके क्या होता है, हमारा एक सिंपल लाइन प्लॉट बन जाता है। अब देखो plt डॉट प्लॉट में हम क्या कहेंगे कि x ले लो भाई, y ले लो अगला पैरामीटर, मार्कर ले लो एक ओ, और कलर मतलब ये हमारा ऑप्शनल रहता है, आप चाहो तो उसको यूज़ करो मत करो। ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए आप चाहो तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो। पीएलडी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, अब जो हमारा एक्स कॉमा वाई है उसको प्लॉट कर दो। तो अब देखो यहाँ पे 10 20 30 40 की लाइन जा चुकी है, और यहाँ पे 2 4 6 की लाइन जा चुकी है, और ये आपका बन चुका है। ठीक है, कलर अगर आप चाहो तो अपना एक खुद का मैनुअल कर दे सकते हो, जो कि यहाँ पे आया हुआ है मेरा। ठीक है, सिंपल मच, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आप टाइटल्स एंड लेबल्स भी दे सकते हो अगर चाहो तो, जो कि इन मेरे केस में मैंने यहाँ पे
आउटपुट में नहीं दिखाया हुआ है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक्स की और वाई की इस तरह से लेवल भी दे सकते हो। एंड बस लास्ट में आपको plt.grid ट्रू करना है और plt.show जो हम प्रिंट स्टेटमेंट में करते हैं, हमें यहाँ पे बस शो करना होगा। ठीक है, अगला होता है हमारा स्कैटर प्लॉट। ठीक है, अब स्कैटर प्लॉट में क्या करते हैं कि विजुअली विजुअलाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या करता है कि जो दो हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करता है। ठीक है, अगला आता है हमारा बार चार्ट। ठीक है, आपने बचपन में काफ़ी पढ़ा होगा इसके बारे में। अगर आपको बार चार्ट बनाना है तो बस वही सेम, आपने एक क्या किया, आपने लिस्ट बना दी ABCD और वैल्यूज़ दे दी 10, 20, 15 और 25। ठीक है, यहाँ देखो ABCD और ये पूरा आपका 10, 20, 20, 25 की जो लाइन है वो ये जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस केस में मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके दिखाया है अपने टाइटल्स और लेबल्स को। सबसे पहले बेसिक बार प्लॉट, ये लिखा हुआ आ गया। एक्स की जो लेवल है वो कैटेगरीज है, तो एक्स जो हमारा एक्स है उसकी लेवल कैटेगरीज हो गई और वाई की जो लेवल है वो वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब plt.grid वाई और लाइंस ये हो गए हमारे पैरामीटर्स जो आपको ग्रिड में प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, और plt.show यानी कि इससे क्या होगा कि जो हमारा प्लॉट है वो शो हो गया, मतलब जो भी हमारा जो लाइन चार्ट है इससे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्कैटर प्लॉट हो गया हमारा। इसमें तो वही कि डॉट्स जो हैं वो आ जाते हैं कि आपने ये दो इनपुट दिए एक्स और वाई, उसके बाद plt.show भी अगर आप नॉर्मली कर देते हो वहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस उससे पहले plt.स्कैटलर करना पड़ेगा, स्कैटर, जिससे क्या होगा कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो विजुअली दिख जाएंगे। बिल्डिंग इंटरफेसेस, अब देखो हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है यूनिट 5 का। अब दूसरा पार्ट ये है, बिल्डिंग इंटरफेसेस एंड इंट्रोडक्शन टू टीके इंटर। ठीक है, व्हाट इज जीयूआई? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्योंकि अब हम जीयूआई पे संग खेलने वाले हैं, जीयूआई पे काम करने वाले हैं। एंड टीके इंटर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरी ऑफ आवर्स। ठीक है, तो जीयूआई क्या होता है? अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद एन एप्लीकेशन। अब जैसे कि ये जो है, जैसे कि अब तक हम जो कोडिंग करते हुए आए थे वो क्या होता था कि कमांड लाइन पे काली सी स्क्रीन पे आउटपुट आ जाता था। इससे क्या होगा कि हम विजुअली दिखने लायक एप्लीकेशन बना पाएंगे। जैसे ये देखो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का ये इनपुट ले रहा है जीयूआई के उस पर, बिल्कुल जीयूआई बना के। ठीक है, इसे हम कहते हैं जीयूआई। टीके इंटर क्या होता है? एक पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, बिल्ट इन लाइब्रेरी है फॉर क्रिएटिंग जीयूआई। इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड रिलेटिवली सिंपल टू लर्न। ठीक है, ये क्या है कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन की जिससे हम जीयूआई बनाते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म रहती है एंड सिंपल है याद कर, मतलब समझने के लिए। विजिट्स, ठीक है, सबसे पहले इसमें लेबल होता है, बटन्स होते हैं फॉर एक्शंस के लिए एंट्री होती है फॉर सिंगल यूजर इनपुट के लिए। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बेसिक सा कोड देख लेते हैं, फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट एस्ट्रिक्ट। अब इसका मतलब ये होता है कि टीके इंटर से जो कुछ भी है सारा कुछ इंपोर्ट कर लो। टीके इंटर लाइब्रेरी में जो कुछ भी भरा पड़ा है सबको इंपोर्ट कर लो। सबसे पहले हमने एक मास्टर बनाया, टीके इंटर पैरेंथेसिस दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, लेबल दिया। लेबल क्या किया, मास्टर। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हो गया हमारा टेक्स्ट फील्ड और उस टेक्स्ट फील्ड का सबसे पहला नाम क्या है, फर्स्ट नेम। ठीक है, ग्रिड पहली रो, यानी कि ये हमारी 0th रो है। अगला आ गया हमारा मास्टर, इसी का जो मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरा आ गया हमारा टेक्स्ट जिसमें आपका लास्ट नेम आएगा और आपका जो ग्रिड है वो रोथ हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो मास्टर है उसको चला दिया, एंट्री को मतलब एंट्री का फंक्शन इस पर चला दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, E1 की एंट्री हो गई, E2 की एंट्री हो गई। अब E1 का जो ग्रिड है वो 0 है और कॉलम 1 है। वैसे ही E2 का जो ग्रिड है 1th रो है और 1th कॉलम है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। बस फिर मेन लूप को रन कर दो। नाउ यू हैव द फंडामेंटल्स। अब इतना आपको क्लियर हो चुका है कि मतलब आपको एक ओवरऑल पांचों यूनिट का एक रिवीजन मिल चुका है, ताकि एक मतलब हो सकता है कभी कभी हम भूल जाते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो इस वीडियो से आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस किस यूनिट में क्या क्या था। ठीक है, बाकी अगर आपको इन डेप्थ देखना है तो हमने वन शॉट बनाए हुए हैं, लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, आप जाके इन डेप्थ देख सकते हैं। ठीक है, बाय द वे अगर आपको रियल लाइफ कोडिंग करके देखनी है, इन सबकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप पाइचाम यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं, स्पाइडर यूज़ कर सकते हैं। ये सारी आईडीई हैं, कोड एडिटर्स हैं जिसमें आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हो। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है इन केस,
तो आप ऑनलाइन एडिटर्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपने दिखाया था, ठीक है? आप जाके देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कोई डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल जॉइन करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप काइंडली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाएँ और वहाँ पे मैं ये नोट्स को अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।